नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलते हैं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। फिर आपको कोई एजेंडादारी घुमा फिरा नहीं सकता। इसलिए आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं पहले आपको यह बता देता हूं। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दिया, उधर कांग्रेस ने कौन सा नया कांड कर दिया। मोदी पाकिस्तान के पीछे पड़े, इंडी गठबंधन वाले मोदी के पीछे पड़े। देश की वो पॉलिटिक्स जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, आज उसका चैप्टर खोलूंगा। मोदी विरोध के चक्कर में पाकिस्तान में वायरल कांग्रेस का वो कच्चा चिट्ठा खुल गया क्या, जो उसने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान की बर्बादी का ऐसा सबूत आ गया जिसे देखकर राहुल गांधी भी उछल पड़ेंगे, आज आपको दिखाऊंगा। मोदी ने पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाया। हाफिज सईद से लेकर पाकिस्तानी फौज का कौन सा चेहरा सामने आया, आज आपको देखना चाहिए। पाकिस्तान की ठुकाई के बाद बांग्लादेश का नंबर, हिंदू विरोधी मोहम्मद यूनिस की कुर्सी जाने वाली है क्या। पहले मोइजू लाइन पर आया, फिर ट्रूडो निपटा, अब मोदी ने बांग्लादेश का हिसाब फाइनल कर दिया है क्या। आज इसका चैप्टर भी बताऊंगा कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। एनएसए अजीत डोभाल अचानक रूस पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने मिशन पीओके का बटन दबा दिया है क्या। राफेल और ब्रह्मोस से धज्जियां उड़ाने के बाद अब मोदी वो लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा क्या, आज इसकी भी बात होगी। और ज्योति मल्होत्रा के बाद आईएसआई को नया झटका, पाकिस्तान का कबाड़ी जासूस भी पकड़ा गया। 10 अजीत डोभाल, भारत के वो सुपर जासूस जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर धुआं धुआं कर दिया था, आज उनके किस्से भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का जल्दी से रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को धमकी दी है। ट्रंप ने एप्पल को धमकाते हुए कहा कि अगर अमेरिका में आईफोन नहीं बनाया और भारत या किसी और देश में आईफोन बनाकर अमेरिका में बेचा तो 25% टैक्स देना होगा। एप्पल को डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ऐसी धमकी दे चुके हैं, लेकिन एप्पल ने भारत में अपने निवेश को रोका नहीं। एप्पल ने अपनी सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन के जरिए भारत में निवेश किया और इसके तमिलनाडु, कर्नाटक में प्लांट है जहां आईफोन असेंबल भी होता है और आईफोन के पार्ट्स भी बनाए जाते हैं। कोरोना वायरस ने एक बार फिर दिल्ली के करीब दस्तक दे दी है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोविड के नए केसेस मिले हैं। कोविड के नए मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। बताया जा रहा है कि 32 साल की महिला की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। महिला पिछले दिनों मुंबई में घूम कर आई थी, जिसके बाद आसपास के लोगों से सतर्कता बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की गई। वहीं दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की है और दवा, ऑक्सीजन, वैक्सीन समेत बेड तैयार रखने के लिए कहा गया है। नक्सल चीफ बसवराज को मार गिराने के बाद भारत के जवानों का जोश आई है। नक्सल ऑपरेशन में पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी कामयाबी के बाद जवानों ने जमकर जश्न मनाया। बसवराज को ढेर करने वाले डीआरजी के जवानों का तिलक लगाकर स्वागत हुआ। इसके बाद ऑपरेशन में शामिल जवानों ने गुलाल से जमकर होली खेली। डीआरजी के जवान बरसते पानी में बस्तरिया गानों पर झूमते और नाचते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका की आज जबरदस्त तारीफ हो रही है। जस्टिस ओका का आज सुप्रीम कोर्ट में लास्ट वर्किंग डे था, जिसमें उन्होंने 10 मामलों में फैसले सुनाए। जस्टिस ओका कल ही अपनी मां का अंतिम संस्कार करके लौटे थे और ये फैसले आज उन्होंने सुनाए। जस्टिस ओका ने कहा कि वो लास्ट वर्किंग डे पर काम न करने की परंपरा से सहमत नहीं है। रिटायर्ड होने वाले जजों को लंच के बाद घर जाने को कहा जाता है, लेकिन इस परंपरा को बदलना होगा और आखिरी दिन भी 4 बजे तक काम करने दिया जाना चाहिए। तो बॉस, ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास का वक्त है, जिसमें आपको बताऊंगा कि इधर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका दिया, उधर कांग्रेस ने कौन सा नया कांड कर दिया। मोदी पाकिस्तान के पीछे पड़े, इंडी गठबंधन वाले मोदी के पीछे पड़े। देश की वो पॉलिटिक्स जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मोदी विरोध के चक्कर में पाकिस्तान में वायरल कांग्रेस का वो कच्चा चिट्ठा खुल गया जो क्या उसने भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान की बर्बादी के ऐसे सबूत दिखाऊंगा जिसे देखकर राहुल गांधी भी उछल पड़ेंगे। सबसे पहले इसका चैप्टर खोल रहा हूं। इस वक्त नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को झटके पर झटका दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान का पानी अब भी बंद है, पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस अब भी बंद है, वीजा अब भी बंद है, व्यापार अब भी बंद है। पाकिस्तान के जासूस पकड़े जा रहे हैं। दुनिया भर में अपनी टीमें भेजकर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की कपड़ा फाड़ धुलाई करने में जुटे हैं। यानी पाकिस्तान के चीथड़े उड़ रहे हैं और साथ ही साथ मिशन पीओके की तैयारी भी चल रही है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। लेकिन इधर आप देश की राजनीति का गजब हाल देखिए कि जो नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, उनके पीछे देश में इंडी वाले और कांग्रेस वाले पड़े हुए हैं।
मतलब मोदी पाकिस्तान के पीछे, कांग्रेस मोदी के पीछे, टू मच फन वाला हाल हो गया। देश में ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें फन नहीं है बॉस। वो तो फिल्मी डायलॉग था, आपको बोल दिया, एक दे दिया ऐसे बीच में। ये सब बड़ा गंभीर है जो देश में चल रहा है। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है और कांग्रेस ने क्या नया कांड कर दिया। इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी कांग्रेस का कौन सा कच्चा चिट्ठा खुल गया जो शायद उसने भी नहीं सोचा होगा। सोचा तो पाकिस्तान ने भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी उसे इतना मारेंगे, इतना बर्बाद कर देंगे। आज पाकिस्तान की बर्बादी का ऐसा सबूत हम पाठशाला में लेकर आए हैं जिसे देखकर खुद राहुल गांधी भी उछल पड़े। उसका सबसे बड़ा सबूत आ गया है। लेकिन यह सब देखने से पहले उस भयंकर राजनीति का एक ट्रेलर तो देखिए, जिसे देखकर किसी भी राष्ट्रवादी का चेहरा शर्म से झुक जाएगा कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है इस देश में। देखिए जरा एक बार। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। One segment of Kashmir which is today under occupation of Pakistan illegally. आप भारत के नेता प्रतिपक्ष है या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है? कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, सिंदूर के सौदागर। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि भाई हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन यहां देश में राहुल गांधी एंड टीम भाई साहब वो कर रहे हैं जो आप देखेंगे तो सिर शर्म से झुक जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने जो दांव पहले चला वो तो फेल हो गया। अब वो सवालों की नई लिस्ट लेकर आए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी का एक बयान शेयर किया। पहले वो वीडियो देखिए, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल क्या पूछे। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस बयान को साझा किया और साथ ही वही किया जो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ किया। उनका भी पूरा बयान साझा नहीं किया था, पीएम मोदी के भी पूरे बयान का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ लिया। पीएम मोदी का यह बयान 12 मई का है जब उन्होंने देश को संबोधित किया, लेकिन राहुल गांधी ने 10 दिन बाद इसे शेयर किया और इस बयान के साथ राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे। आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। ये वो राहुल गांधी हैं जिनकी 10 साल की यूपीए सरकार के समय देश का कोई कोना नहीं बचा था जहां टेररिस्ट अटैक नहीं होते थे, और इनकी सरकार के बाद डोजियर भेजे जाते थे, डोजियर। तब देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं होता था। 26/11 हमले के बाद राहुल गांधी कहां थे? अखबारों की कटिंग्स हमने आपको दिखाई थी, कहा गया था कि पार्टी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी जो उस वक्त आतंकी हमले रोक नहीं पाती थी, एक के बाद एक होते थे, आज वो पूछ रही है कि क्या आपने समझौता कर लिया? राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब सरकार पहले ही अलग अलग मंचों पर दे चुकी है। जहां तक खून गर्म होने की बात है तो ये सवाल वो पूछ रहे हैं जिनका खून 26/11 जैसे आतंकी हमले के बाद भी ठंडा पड़ा हुआ। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर तो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देकर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं आया। तो फिर ट्रंप के सामने झुकने का सवाल कहां से पैदा होता है बॉस? आपको अपने देश के विदेश मंत्री, अपने देश के विदेश मंत्रालय, अपने देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, और जो ट्रंप का बयान फ्लिप फ्लॉप हो रहा है उस ट्रंप पे भरोसा हो गया। एस जयशंकर ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को जब बुरी तरह से ठोका तो पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। जयशंकर दुनिया को जाके बता रहे हैं भाई कि पाकिस्तान को बहुत मारा है। राहुल गांधी को दिख नहीं रहा है। मानों के हौसले को सलाम करते हुए अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सवाल उठाने वालों को तगड़ा जवाब दिया। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर बताता हूं कि राहुल गांधी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर कौन से नए सवाल लेकर आए। ऑपरेशन सिंदूर अपनी भूमि पर हुए टेरर हमलों के जवाब के इतिहास में सबसे सटीक
और सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला ऑपरेशन था। और इस सटीक ऑपरेशन का न केवल भारत, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और हमारे सेना के जवानों की भी प्रशंसा, इनकी वीरता की प्रशंसा, इनकी मारक क्षमता की प्रशंसा और साथ में सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है कि हमने केवल आतंकी अड्डों और उनके एयरबेस को ही टारगेट किया। किसी देश को आतंकी हमले का कैसा जवाब देना चाहिए, यह अमित शाह ने राहुल गांधी को समझा दिया और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान तो शायद डर के मारे समझ जाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुक रहे भाई। पीएम मोदी से सवाल करने के बाद राहुल गांधी ने फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाने पे लिया। ऐसे टाइम पर जब भारत का अलग अलग डेलीगेशन दुनिया को बता रहा है कि हमने पाकिस्तान को मारा है, आगे और मारेंगे, एस जयशंकर दुनिया में जाकर बता रहे हैं कि हमने मारा है, हम और मारेंगे, राहुल गांधी अपने ही विदेश मंत्री को टारगेट किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से फिर 3 सवाल पूछे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया गया, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा कि विदेश नीति धराशायी हो गई। राहुल गांधी के हमले से बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी तय कर लें कि क्या वो नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान है। सुनिए एक बार बीजेपी को, फिर आपको बताता हूं कि कैसे खुद कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी की इस पॉलिटिक्स से खुद को किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं कि भारत के साथ अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना बॉस, वो इतना हाथ पैर मार के 99 पे पहुंचे हैं सीट पे, भले उनका इकोसिस्टम उन्हें जीता हुआ दिखा दे, लेकिन अगर इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर 100 नहीं छू पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी ऐसे वक्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठा रहे हैं जब उनके पहले के आरोपों को ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाव नहीं दिया। एक इंटरव्यू में कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदंबरम ने एस जयशंकर पर राहुल गांधी के आरोपों पर कमेंट करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले सलमान खुर्शीद ने भी पार्टी के स्टैंड से अलग साफ कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी का कोई दखल नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार की कूटनीति का समर्थन कर चुके हैं। कुछ नहीं तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अपने ही पार्टी के सीनियर नेताओं से विदेश नीति और कूटनीति का ज्ञान ले लेना चाहिए भाई। आप भविष्य में पीएम बनना चाहते हैं और ऐसी पॉलिटिक्स करिएगा, पब्लिक बनाएगी पीएम। पब्लिक कहिए आपको समझ ही नहीं है विदेश नीति की, क्या बात कर रहे हैं आप। और सिंपल लॉजिक के लेवल पर भी देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बता दिया कि भाई हम तुम्हारे यहां मारने वाले हैं और आतंकी जो है वो वहां से भाग गए, और पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा ठीक है एक काम करो तुम मार लो हमको। वो असीम मुनीर जो अपनी सियासत करने के लिए पहलगाम पर हमला करता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पहलगाम में हमला करवाता है, उसने अपनी बेइज्जती कराने का फैसला कर लिया कि ठीक है भारत हमको मार दो, हम बस अपने आतंकी हटा लेते हैं। और मसूद अजहर ने अपने परिवार को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और खुद भाग गया। क्या राहुल गांधी बात करते हैं बॉस। इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक भी देश ने भारत का साथ नहीं दिया, उधर दूसरे देशों में पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाले दल में गए सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत को अच्छा समर्थन मिल रहा है। सुनिए एक बार। Well, the response has been very satisfying, very good response. On terrorism, there is unqualified support for India. दुनिया भारत के साथ खड़ी हो रही है। जब भारत पाकिस्तान को मार रहा था दौड़ा दौड़ा के, अमेरिका से लेके ये पाकिस्तान का समर्थक चीन तक चुप बैठा हुआ था, चू नहीं की किसी ने कि नहीं नहीं मत मारो। राहुल गांधी को नहीं दिखता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खुलकर जर्मनी भी आ गया है। एस जयशंकर के सामने जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान आया है कि आतंक से लड़ाई में भारत के एक्शन का समर्थन करता है जर्मनी।
इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी में हैं और वहां उन्होंने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की है। जर्मनी के विदेश मंत्री से एस जयशंकर की बातचीत हुई है और इसी बातचीत में खुलकर जर्मनी ने पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ भारत के समर्थन का ऐलान किया है। और राहुल गांधी को यह दिखेगा ही नहीं। सवाल यह है कि क्या अब भी राहुल गांधी कहेंगे कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई है? कांग्रेस अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स कर रही है, वो पोस्टर खेल रही है। पीएम मोदी के सिंदूर वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्टर शेयर किया जिस पर लिखा था, तुम मुझे सिंदूर दो, मैं तुम्हें सीज फायर दूंगा। आप सोचिए, जिस सीज फायर के लिए पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था, दुनिया कह रही है कि भारत ने पाकिस्तान को घुसकर मार दिया है, उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर भी अटैक की बातें चल रही हैं, उस सीज फायर को कांग्रेस का नेता जो है वो मजाक बना रहे हैं और भारत की हार बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड में आए बदलाव की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने पाकिस्तान के साथ दुनिया को बता दिया कि भारत के नागरिकों का खून अब इतना सस्ता नहीं है कि कहीं भी कोई भी आतंकी हमला हो जाएगा और भारत पलटकर जवाब नहीं देगा। और पाकिस्तान के इतने अंदर तक घुसकर धमाके भारत ने किए हो, आप में से कितने लोगों ने देखा है बॉस? कितने लोगों ने तो करगिल की लड़ाई भी नहीं देखी होगी। और इस तरह से घुसकर मारना, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, एयरबेस उड़ा देना, कितनों ने देखा था? और कांग्रेस पार्टी लगी पड़ी है कि कैसे साबित कर दे कि कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े बदलाव के बाद भी राजनीति के चक्कर में इंडी गठबंधन की पार्टियां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को कम करके दिखाने में लगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। बहुत पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी, और बड़ी चर्चित फिल्म थी वो। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए, और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। ये फिल्मों की बात कर रहे हैं। इनकी दिल्ली की पॉलिटिकल फिल्म पब्लिक ने ऐसी फ्लॉप की कि केजरीवाल कहां हैं आजकल दिखना बंद हो गए। और यही सब रहा तो फिर पंजाब में भी यही हाल होगा। और ये कह रहे हैं कि आतंकी बचे हुए हैं, तो क्या आपको दिख नहीं रहा कि सेना किस तरह से उनको ढूंढ रही है? आप सेना के उस मेहनत का, उस पराक्रम का मजाक बना रहे हो क्या? और आतंकी क्या एक घर में बैठे हुए लोकेशन देकर और वहां पर सेना नहीं जा रही है क्या? और वो जो बड़े बड़े आतंकी मार दिए गए ऑपरेशन सिंदूर में, वो लश्कर का में जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड मार दिए जा रहे हैं, वो इनको दिख नहीं रहा है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इंडी गठबंधन का ठंडे जोश की वजह तो समझ में आती है, लेकिन अगर आप जनता का जोश देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस वक्त सेना के साथ साथ जनता का जोश कितना आई है। और इसी से ये लोग जो है अलबल आए हुए हैं। आप बनारस की तस्वीरें देखिए। बनारसी साड़ी पर भारत की सैन्य ताकत को दिखाया गया है। साड़ी पर आईएनएस विक्रांत, राफेल, ब्रह्मोस, S-400 जैसे हथियार दिखाए गए हैं और ये साड़ियां बिक रही हैं भाई। आप सोचिए जनता में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितना उत्साह और जोश है। इस खास साड़ी को बनारस के कारीगरों ने तैयार किया है। साड़ी तैयार करने वाले कारीगर इसे विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ सेना को समर्पित भी करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम योगी ने भी बड़ी बात कह दी। सीएम योगी ने कहा कि 75 साल का पाकिस्तान बहुत जी लिया, अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे। सुनिए योगी क्या संकेत दे रहे हैं। फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने जो टीम विदेश भेजी है, वो जो कर रही है वो भी राहुल गांधी को ही जवाब है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ भी संकेत दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी और आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान खत्म होगा। पीट रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कैसा आतंकी देश है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। और यहां घर में क्या कर रहे हैं ये लोग?
जो लोग ये पूछ रहे थे कि अलग अलग देशों में मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजने से क्या हो जाएगा, उन्हें देखना चाहिए कि भारत की जो टीमें दूसरे देशों में गई हैं उन्हें जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हमारे देश के नेता एक एक कंट्री में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे नेताओं को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के सैनिक आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं। आप ये बात समझिए कि जो बात आमने सामने कही जाती है वो ज्यादा प्रभावी होती है। भाई पब्लिक को नहीं बताइएगा तो थोड़ी ही पता चलेगा, दुनिया को थोड़ी ही इतना पड़ा हुआ है कि इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मीडिया वहां की जो एजेंडा सेट करने वाली है वो कुछ बताएगी, वही देखेंगे, वही मानेंगे। आप जाकर उनको दिखा रहे हैं, देखिए बॉस ये है, टेररिस्ट मारे थे और ये देखिए सैनिक खड़े हैं वहां पर और वहां पर अपने देश का झंडा लपेट कर इनको विदाई दे रहे हैं। तब ना एक्सपोज होगा बॉस, तब ना अगली बार पाकिस्तान को फिर चार लगाइएगा तो पब्लिक ये दुनिया कहेगी कि मारो, इसी के लायक है ये। वैसे तो हम पहले भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरते हैं, लेकिन इस बार बहुत बड़े लेवल पर यह काम हो रहा है क्योंकि भारत की टीम एक एक देश में जा रही है। यूएई, जापान, रूस में हमारे नेता मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। आप जापान गए, जेडीयू नेता संजय झा को सुनिए जो बता रहे हैं कि कैसे भारत को आतंकवाद की लड़ाई में जापान का समर्थन मिल रहा है। And everyone is supporting us in fight against terrorism. Familiar भी है, we are showing them the photographs also. जो funerals पे कैसे जनरल लोग खड़े हैं टेररिस्ट के, और आज हम जो स्पीकर हैं यहाँ के पार्लियामेंट के उनसे भी मिले। हमारी मीटिंग वैसे 20 मिनट की थी लेकिन हम लोग का मीटिंग 45 मिनट्स हुआ। भी खुल रहे हैं जिसमें खुद कांग्रेस पाकिस्तान पर नरम दिख रही है। जैसे निशिकांत दुबे ने 6 अप्रैल 1991 में पाकिस्तान से हुए एक समझौते के डॉक्यूमेंट का आज खुलासा करके कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया। 1991 के इस समझौते में यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को सेना के मूवमेंट और युद्धाभ्यास की पहले से जानकारी देंगे। इस समझौते का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर की सरकार थी। निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या यह समझौता देशद्रोह है कि भाई आप पहले ही पाकिस्तान को बताएंगे कि हमारी सेना का मूवमेंट हो रहा है। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जवाब दिया, कहा कि कांग्रेस ने फरवरी 1991 में ही चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। निशिकांत दुबे को अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए। इसके जवाब पर निशिकांत दुबे ने कहा कि इस समझौते के आर्टिकल 14 के अनुसार यह समझौता 19 अगस्त 1992 को दिल्ली में मीटिंग कर रेटिफाई किया गया और 1992 में कांग्रेस की सरकार थी। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने दावा किया कि यह समझौता 1994 में लागू किया गया था, तब कांग्रेस ही सत्ता में थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह तर्क दिया गया कि यह समझौता शांति काल में हुआ था। सुनिए इस समझौते को लेकर कैसे बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गए। असलियत यह है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। पीस टाइम और वॉर टाइम क्या होता है? 47 से हम उससे लगातार युद्ध कर रहे हैं। कौन ऐसा साल हुआ कि हम उससे लड़ाई नहीं किए? कब? तो आप ये समझिए कि कौन सा पीस टाइम था उसके साथ। ठीक है कि 6 अप्रैल 1991 का एग्रीमेंट था, लेकिन आप देखिए कि उसका दूसरा पन्ना उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उस दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि 19 अगस्त 1992 को ये इंप्लीमेंट किया, एक्सरसाइज में आया है। और इसको यूएन में जो रजिस्टर करना पड़ता है ट्रीटीज को, क्योंकि कई एक लोग जो है इंटरनेशनल कोर्ट जाते हैं, तो वो 15 दिसंबर 1994 को किया। 92 में किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव की सरकार थी कि नहीं थी? कांग्रेस की छटपटाहट इसी बात से समझिए कि पहले बोले कि भाई ये तो 91 में हुआ, तब हम सरकार में थे ही नहीं, हमने समर्थन वापस ले लिया था चंद्रशेखर से। बाद में कह रहे हैं ये तो पीस टाइम के लिए था कि इधर से उधर सेना का मूवमेंट हो तो कोई गफलत ना हो। तो राहुल गांधी तो अभी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे भरोसा करने लायक देश नहीं है। पीस टाइम में कैसे भरोसा कर लिए थे आप लोग पाकिस्तान पे? तब पीस टाइम में पाकिस्तान पे भरोसा हो सकता था, अभी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं हो सकता है। और आप पीस टाइम में इधर से उधर सेना की जगह पाकिस्तान को बताने की जरूरत क्या है? इतनी क्या पड़ी थी आपको? आपको क्यों चिंता थी कि पाकिस्तान जो है वो सोच लेगा कि हम युद्ध करने आ रहे हैं तो आ रहे हैं? इतना क्या बताना था उसको? इसीलिए कांग्रेस पार्टी जितना बोलती है उतना उसके इतिहास के पन्ने खुलते हैं, वो और एक्सपोज होती है। निशिकांत दुबे तो पाकिस्तान से हुए समझौते की जांच की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की दिक्कत यही है कि इतिहास में उसने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं जिसे छिपाना मुश्किल है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी को सुनिए, उन्होंने भी इतिहास की एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिससे कांग्रेस पार्टी फंस गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मचिलानी के एक आर्टिकल का जिक्र किया जो उन्होंने साल 2013 में लिखा था। इस आर्टिकल में यह बताया गया था कि कैसे साल 2013 में आतंकियों ने हमारे जवानों का सिर काट दिया था।
और उस समय की तत्कालीन यूपीए सरकार ने इस खबर को छिपा लिया, क्योंकि मनमोहन सिंह अमेरिका में तब के राष्ट्रपति ओबामा से मिलने वाले थे, तो खबर दबा दी गई। ये हरिवंश जी कह रहे हैं कि भाई उधर मनमोहन सिंह ओबामा से मिलने वाले, अभी ये खबर नहीं छपनी चाहिए। सुनिए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने क्या बताया है, फिर बताता हूं कि पाकिस्तान की बर्बादी का ऐसा सबूत आ गया है जिसे देखकर राहुल गांधी भी उछल पड़े। करेंट सेक्टर अपना जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, वहां हमारे सैनिकों का आकर गर्दन काट ले गए आतंकवादी सैनिकों के साथ, या तो वो सैनिक थे आतंकवादी वेश में। ये सारी चीज उस लेख से मैं हवाला कर रहा हूं। उन्हीं दिनों हमारे तब के प्रधानमंत्री जी गए हुए थे अमेरिका, और उनकी बात तत्कालीन वहां के जो राष्ट्रपति थे ओबामा साहब, उनसे होनी थी। इस खबर को छुपाई गई, देश को नहीं बताया गया कि वो बातचीत हो रही है। हमारे सैनिकों का गर्दन काटकर लोग ले गए थे। अतीत में न जाइए, मैं ऐसी 2500 घटनाएं गिनाने लगूंगा जब 2004 से लेकर 14 के बीच 1000 मौके आए जब आपको कार्रवाई करनी थी। जो लोग सरकार में रहते पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, वो अब ये पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ ही क्या है और भारत को कितना नुकसान हो गया, ये जानना चाहते हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि भारत ने कितने विमान गंवाए, ये नहीं पूछ रहे कि पाकिस्तान की कितनी बर्बादी हुई। पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से कैसे बर्बाद किया, उसकी पूरी रिपोर्ट आ चुकी है, जो अब राहुल गांधी को देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान की शाहीन मिसाइलें नाकाम हो गई, तुर्की से मंगाए गए ड्रोन नाकाम हो गए, फाइटर जेट्स और अवाक सिस्टम तबाह हो गए। और इस रिपोर्ट को सैटेलाइट इमेज, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट एनालिसिस और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की स्टडी के आधार पर तैयार किया गया। मतलब ये कोई हवाई रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में जो तबाही मची उसका पूरा ब्यौरा है, और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के अटैक में पाकिस्तान के 4 F-16 फाइटर जेट हवा में लड़ाई में नष्ट हुए और 4 JF-17 भी भारतीय मिसाइलों ने मार गिराए थे। पाकिस्तान का एक C-130H हरक्यूलिस तबाह कर दिया। पाकिस्तान के 2 HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए। 6 बायरक्तर TB2 ड्रोन भी भारत के हमलों में तबाह हुए। पाकिस्तान वायुसेना का एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल भी उड़ा दिया गया। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर्ड शाहीन क्लास की 2 मिसाइलें तबाह कर दी गई। JF-17 उड़ाने की बात जो है वो एक्चुअली अलग अलग एक्सपर्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि 4 F-16 जो खड़े थे उनको भारत ने फोड़ दिया प्रिसीजन अटैक के साथ, और 4 को हवा में जो लड़ाई हो रही थी उसमें मारा, यानी 8 F-16 भारत ने गिराए। पर बड़ा दावा है, आपको वो भी बताता हूं। इस रिपोर्ट में जो दावा है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे कि भारत के हमलों में ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं, ये जो चला इसमें पाकिस्तान का नुकसान कितना हुआ। पाक का नुकसान जो हुआ है अलग अलग तरीके से आप देखें, जो विमान उड़ गए, जो उनको ड्रोन उड़ाने पड़े, बाकी अपनी चीजें करनी पड़ी, 28,615 करोड़ रुपए पाकिस्तान के उड़ गए। यह पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और जमीन और हवा में एसेट्स का नुकसान, एसेट्स का नुकसान अगर आप देखिएगा पाकिस्तान का, वो करीब करीब बैठता है 9,567 करोड़ रुपए के एसेट्स उड़ा दिए भारत ने। जो 11 पाकिस्तानी एयरबेस भारत ने उड़ाए वहां करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 600 करोड़ रुपए के पाकिस्तानी रडार सिस्टम बर्बाद हो गए। मिसाइल और एयर डिफेंस साइट्स पर करीब 1500 करोड़ रुपए के एसेट्स बर्बाद हुए। और अगर आप देखेंगे तो अपनी एसेट्स को बचाने में पाकिस्तानी फौज को करीब 13,700 करोड़ रुपए गंवाने पड़े। और आप सोचिए ये उस पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान है जो भाई कर्जा लेके देश चला रहा है। जो IMF से लोन मिला, IMF से पाकिस्तान को लोन कितना मिला है, जो लोन मिलना है, जो लोन मिलना है पाकिस्तान को, वो कितना है भाई, $7 बिलियन। मरी करीब करीब मान के चलिए 50-60 हजार करोड़ रुपए होगा। और अब तक मिला कितना है, ये कितना है, $7 मिलियन। ठीक है, मिला कितना है अभी,
मिला है 2.1 बिलियन डॉलर, ये मिलना है बिलियन डॉलर, ठीक है। और अभी मिला है 2.1 बिलियन डॉलर। ये कितना होता है भाई 2.1 बिलियन डॉलर? ये करीब करीब अगर आप बैठिएगा तो आपको बैठता है 1 बिलियन डॉलर करीब करीब 8,500 करोड़ के आसपास बैठता है। तो मतलब करीब करीब 17,000 करोड़ के आसपास मिला है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का नुकसान कितना हो गया है? 28,000 करोड़। यानी भीख मिली उसको 17,000 करोड़ और इस 4 दिन की लड़ाई में उड़ गए 28,000 करोड़। यानी आईएमएफ से पाकिस्तान को मिली लोन की किस्त तो भारत से 3 दिन में लड़ने में ही बर्बाद हो गई। पाकिस्तान में यह चीख पुकार तो तब मची है जब अभी भारत से पूरा पानी रुका भी नहीं है और पाकिस्तान में रोना पीटना मच गया है। लेकिन पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस रहा है तो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के आतंकियों की भाषा बोलने लगेगा कि एनएसए अजीत डोभाल अचानक रूस क्यों जा रहे हैं? पीएम मोदी ने मिशन पीओके का बटन दबा दिया है क्या? राफेल और ब्रह्मोस से धज्जियां उड़ाने के बाद पीएम मोदी अब बुला रहे हैं कि पाकिस्तान खून के आंसू रोए। देखिए, पाकिस्तान हो या कोई भी देश, जो भी भारत से भिड़ेगा वो मुंह की खाएगा। पीएम मोदी ने भारत को ऐसा ताकतवर बनाया पिछले 10 सालों में कि भारत दुश्मन की जब चाहे जैसे चाहे कमर तोड़ देगा। क्योंकि हमारी सेना तो मजबूत थी, लेकिन आधुनिक हथियार भारत को मिले हैं पिछले 10 सालों में। पाकिस्तान का हाल आज दुनिया देख रही है और कि भारत अब पीओके को वापस लाने के काम में जुट चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दुनिया को अपनी क्षमता और अपने हथियारों की ताकत दिखाई, लेकिन मिशन पीओके अलग तरह का मिशन होगा जिसके लिए भारत को अपनी ताकत और बढ़ानी होगी और पीएम मोदी ने यह काम शुरू भी कर दिया है। आप देखिए कि अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पीएम मोदी ने रूस भेज दिया है। 27 से 29 मई तक डोभाल मॉस्को में रहने वाले हैं। रूस के साथ S-400 और Su-57 पर बात होगी कहा जा रहा है। 5th जनरेशन Su-57 जेट की डील हो सकती है। रूस से और S-400 जल्द से जल्द मिल जाए, इसकी भी बात होगी। यानी पीएम मोदी मिशन पीओके को लेकर पूरी तरह से एक्टिव दिख रहे हैं। मिशन पीओके का ऐसा लग रहा है बटन दब चुका है, वरना एनएसए को तुरंत भेजना रूस और कहना कि S-400 जल्दी से जल्दी और दो भाई, इसका क्या मकसद हो सकता है? भारत का डिफेंस प्रोडक्शन तो और बढ़ गया है। इसके साथ भारत दुनिया के बेहतरीन हथियार खरीद रहा है। भारत अपने यहां जो हथियार बनाता है, कहा जा रहा है उन फैक्ट्रीज में वीकली ऑफ भी कैंसिल हो गए। ताबड़तोड़ प्रोडक्शन चल रहा है। पीएम मोदी के हर फैसले से अमेरिका को भी झटका लगेगा, स्पेशली Su-57 की जो बात कर रहा हूं, जो भारत के साथ डिफेंस डील की कोशिश कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने अमेरिका को भी मैसेज दे दिया है कि भारत के साथ काम करना है तो भारत की शर्तों पर करना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि अमेरिका अपनी चौधराहट दिखाता रहे, और अब तो वो समय चला जा चुका है। यह नया भारत है जो अपने हिसाब से काम करता है, चाहे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। लेकिन आपको अजीत डोभाल के रूस दौरे के बारे में डिटेल में आज जानना चाहिए। पाकिस्तान को चीन अपने फाइटर जेट आधी कीमत पर क्यों दे रहा है और रूस के साथ भारत की डील से ट्रंप क्यों परेशान होंगे, ये सारी चीजें अब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक टीजर देखिए। पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। भारत अगर रूस के साथ Su-57 फाइटर जेट का सौदा करता है तो यह ट्रंप के लिए बड़ा झटका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आजकल हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेड 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 यही जप रहे हैं ना। ट्रंप की बातों से लगता है जैसे वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन। ट्रंप जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भारत बड़ा मार्केट है। ट्रंप इस कोशिश में लगे कि भारत अपनी डिफेंस डील अमेरिका के साथ करे। इसी साल पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने भारत को F-35 जेट खरीदने का ऑफर दिया था, जो दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है, जबकि पहले अमेरिका F-16 का ऑफर दे रहा था। F-16 फाइटर जेट पहले से पाकिस्तान के पास मौजूद है। अमेरिका भारत को F-35 बेचने के लिए बेचैन है। इससे अमेरिका को करोड़ों डॉलर का फायदा होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका F-35 की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देना चाहता। यानी भारत विमान खरीदने के बाद भी अमेरिका पर डिपेंडेंट रहेगा, और इसी वजह से भारत अपने पुराने डिफेंस पार्टनर रूस के साथ डील करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, और भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट की बहुत जरूरत है क्योंकि राफेल 4.5 जनरेशन वाला है।
भारत का सीधा मुकाबला पाकिस्तान और चीन से, और भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान को माइलेज नहीं दे सकता। अब अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो भारत के पास अभी 5वीं जनरेशन का कोई फाइटर प्लेन नहीं। फ्रांस से मिला रफेल और रूस का सुखोई 30 भी 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन, जबकि पाकिस्तान के पास चीन से मिला J-10 4.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन है। अब खबर है कि चीन जल्दी ही J-35 स्टील्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को बेच सकता है। चीन 5th जनरेशन का यह प्लेन पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर बेचने की डील कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने J-35 जेट के प्रोडक्शन को काफी तेज कर दिया है। अगर यह डील हो जाती है तो इसी साल के अंत तक पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन हो सकता है। यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास एक ऐसा लड़ाकू विमान आ सकता है जो स्टील्थ, मल्टी रोल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भारत की रफेल स्क्वाड्रन को सीधे सीधे चुनौती दे सकता है। इसलिए पीएम मोदी अब तेजी से 5th जनरेशन फाइटर जेट की डील जल्दी ही क्लोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी जिस Su-57 फाइटर प्लेन की बिग डील रूस से कर सकते हैं, उसकी ताकत भी आपको बताता हूं। अब तक दुनिया में अमेरिका, रूस के अलावा चीन के पास ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इसमें Su-57 दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है। Su-57 को दुश्मन के विमान को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए ही बना है। इसमें मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है जो कि किसी भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। इसमें ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। Su-57 जेट 2 सुपरसोनिक स्पीड इंजन से लैस है और इसकी टॉप स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। Su-57 की फायरिंग रेंज 3500 किलोमीटर की है। Su-57 फाइटर जेट में दुनिया के सबसे एडवांस एवियोनिक्स मौजूद है। एवियोनिक्स फाइटर प्लेन में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कि कम्युनिकेशन, नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल में मदद करता है। रूस का Su-57 फाइटर जेट न सिर्फ ताकतवर है बल्कि ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो कोई फाइटर जेट शायद कर पाए। Su-57 फाइटर जेट अपनी मनूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है, जो मनूवर करते हैं ना प्लेन को। Su-57 बहुत कम स्पेस में भी टेक ऑफ कर सकता है, यानी वर्टिकल टेक ऑफ करने में सक्षम है, कि मतलब ऐसे सीधा उड़ गया। वर्टिकल टेक ऑफ यानी रनवे पर थोड़ा दौड़ने के बाद सीधे ऊपर आसमान में उड़ जाना। Su-57 फाइटर जेट की मनूवरेबिलिटी देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। जंग में अगर Su-57 और F-35 के बीच डॉग फाइट हो जाए, डॉग फाइट मतलब जो नहीं देखते प्लेन आगे पीछे करके लड़ रहे हैं, उसको टेक्निकल टर्म में डॉग फाइट कहते हैं, तो उसमें Su-57 चीन के F-35 पर भारी पड़ जाएगा, अमेरिका के, क्योंकि इसे पकड़ पाना किसी के बस में नहीं है। Su-57 का कोबरा मनूवर सबसे खास है, जिसमें यह कोबरा सांप के फन की तरह हवा में एकदम सीधा हो जाता है और पलक झपकते ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। अगर जंग की बात करें तो रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 और चीन के J-35 में से कौन सा बेहतर है, आपको वो भी बताता हूं। Su-57 स्टील्थ क्षमता के चलते किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। F-35 स्टील क्षमता सबसे ज्यादा है लेकिन ताकत के मामले में कमजोर है। J-35 स्टील्थ क्षमता उसकी क्षमता अभी तक परखी ही नहीं गई है। Su-57 2 इंजन के चलते ज्यादा फुर्तीला है। F-35 एक इंजन के चलते ज्यादा फुर्तीला नहीं है और J-35 में भी 2 इंजन लगे। Su-57 मैक्सिमम स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटा, F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटा और J-35 की 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की। Su-57 एक बार में 5500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। F-35 मात्र 2200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और J-35 भी 2200 किलोमीटर तक उड़ सकता है। Su-57 कॉम्बैट लोड यानी एक बार में 10,000 किलो वेपन ले जा सकता है। F-35 8,000 किलोग्राम का वेपन लेकर जा सकता है और J-35 8,000 किलो। Su-57 हाइपरसोनिक मिसाइल ले जा सकता है, अंदर और बाहर मिसाइल रख सकता है। F-35 सिर्फ अंदर की तरफ मिसाइल रख सकता है। J-35 PL-15 मिसाइल से लैस है लेकिन क्षमता साबित नहीं हुई है। Su-57 एक प्लेन की कीमत 35 से 50 मिलियन डॉलर के बीच है, यानी करीब 300 से 425 करोड़ रुपए। F-35 सस्ता है, 80 से 110 मिलियन डॉलर, यानी करीब नहीं, महंगा है। उसकी कीमत जो है वो करीब करीब बैठती है 680 करोड़ रुपए से लेकर 934 करोड़ रुपए और J-35 70 मिलियन डॉलर यानी करीब 600 करोड़ रुपए का पड़ता है। यानी हवाई जंग में Su-57 चीन और अमेरिका दोनों के फाइटर जेट पर भारी पड़ेगा। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत उसका F-35 खरीद ले। इसी तरह की कोशिश अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम खरीद के समय भी की थी। भारत ने रूस का S-400 खरीदा जिस पर अमेरिका ने बहुत ऐतराज जताया था। अमेरिका ने तो भारत पर सैंक्शन तक लगाने की धमकी दी थी, लेकिन भारत झुकता है बॉस, भारत ना झुकने वाला। और जहां तक F-35 फाइटर जेट की बात है
तो यह भारत के लिए फायदे का सौदा नहीं है उतना, क्योंकि भारत के पास F-35 नहीं खरीदने की कई वजह हैं। आपको बताता हूं कि F-35 में कितनी कमियां हैं। पेंटागन और यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस के मुताबिक F-35 बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस करता है, जिससे पायलट परेशान हो जाते हैं। F-35 में 65 ऑपरेशनल खामियां हैं। अमेरिका के आधे F-35 इमरजेंसी उड़ान के लायक नहीं है। F-35 डेवलपमेंट साइकिल में कंप्लीट नहीं है। इसके एवियोनिक्स में भी कई समस्याएं बताई जाती हैं। अमेरिका का F-35 करीब 12 बार क्रैश हो चुका है। मेंटेनेंस में देरी और साइबर डिफेंस की भी समस्या बताई जाती है। यानी अमेरिका भले कहे कि F-35 फाइटर जेट दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट है, लेकिन इसकी लागत और बार बार क्रैश होने की वजह से यह सवालों के घेरे में है। यह वीडियो देखिए जिसमें F-35 क्रैश होता दिख रहा है। इसी साल जनवरी में F-35 क्रैश हुआ था, जिसके बाद कॉम्बैट सिचुएशन में F-35 की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क भी F-35 पर सवाल उठा चुके हैं। मस्क ने तो इसे कबाड़ तक कह दिया था। मस्क ने अपनी पोस्ट में कहा था कि ड्रोन के दौर में कुछ बेवकूफ अभी भी F-35 जैसे विमान बना रहे हैं, जो अमेरिकी इतिहास में पैसों की बर्बादी का सबसे बड़ा उदाहरण है। F-35 कबाड़ की तरह है, इससे सिर्फ पायलट मारे जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि F-35 में अच्छाइयां नहीं है, लेकिन उसकी कुछ कमियां भी हैं जो बताई गई। यानी अमेरिका के F-35 में समस्याएं भी हैं, और शायद इसी वजह से ट्रंप ये फाइटर जेट भारत को चाहते हैं कि भारत खरीदे, कि जिससे F-35 बिक भी जाए और कुछ पैसे भी कमा लिए जाए। लेकिन पीएम मोदी जो करते हैं उसके पीछे लंबी चौड़ी प्लानिंग और रीजनिंग होती है। ऐसे ही कोई फैसला नहीं होता। आप देखिए कि भारत की ताकत बढ़ाने के लिए दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट खरीद रहे हैं, बेस्ट डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद भारत में स्वदेशी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर जोर है। यह है भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम कुश, जिसकी मंजूरी पीएम मोदी ने 2022 में दे दी थी। कुश एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोजेक्ट कुश का नाम दिया गया है। इसे डीआरडीओ बना रहा है। कुश एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जैसा ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रोजेक्ट कुश के ट्रायल की स्पीड बढ़ा दी गई है, यानी बहुत जल्द यह इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा बन जाएगा। कुश एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है वो भी बताता हूं। एक बार में 80 टारगेट को यह निशाना बना सकता है। मिसाइल, फाइटर जेट, ड्रोन, लाइटनिंग, म्यूनिशन सब गिरा सकता है। कुश की अधिकतम रेंज 350 किलोमीटर है। कुश में 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें 3 तरह की मिसाइलें होंगी। M1 इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, M2 इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है, और M3 इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है। यानी कुश एयर डिफेंस सिस्टम उसी तरह से काम करेगा जैसे रूस का S-400 करता है। स्वदेशी होने की वजह से इसकी लागत भी कम होगी। भारत के पास पहले से S-400 है। अब और S-400 खरीदने के साथ ही भारत अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर रहा है। कहा जा रहा है कि कुश एयर डिफेंस सिस्टम को 2029 तक सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी भयंकर तैयारी में जुटे हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की घबराहट बढ़ी हुई है। पाकिस्तान न तो ऑपरेशन सिंदूर को भांप पाया, और अब जो हो रहा है वो उसकी समझ से परे है। पाकिस्तान की हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि भारत ने नोटाम जारी कर दिया है। अंडमान और निकोबार में भारत ने नोटाम जारी किया है, यानी अंडमान और निकोबार का एयर स्पेस में आज और कल कोई सिविल फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकेगी। नोटाम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध रहता है। ग्राउंड टू अनलिमिटेड हाइट, यानी आसमान में असीमित ऊंचाई तक इसे लागू किया जाता है। यानी अंडमान निकोबार के एयर स्पेस में बहुत ऊंचाई पर भी किसी विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। नोटाम जारी होने के बाद चर्चा है कि भारत कोई बड़ा वेपन टेस्ट कर सकता है। यानी पाकिस्तान को यह लग तो रहा है कि ये मारेंगे फिर, और भारत भी दिखा के तैयारी कर रहा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में भारत कई बार मिसाइल परीक्षण कर चुका है। इस बार भी भारत कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अंडमान में किस तरह से मिसाइल टेस्ट किए हैं। जैसे जनवरी 2025 ब्रह्मोस सुपरसोनिक का परीक्षण हुआ था यहां पर। अप्रैल 2024 में एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हुई थी। मार्च 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण यहीं पर हुआ था। कुल मिलाकर पीएम मोदी जिस एग्रेशन और टाइम बाउंड अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि कुछ बड़ा प्लान किया गया है। लगातार पीओके का जिक्र पीएम मोदी कर रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं। अब पीएम मोदी का मिशन क्या है और अब क्या शुरू होगा, यह तो कोई नहीं जानता। इतना जरूर है कि भारत की तैयारियां देखकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। वैसे होश तो बांग्लादेश के भी उड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी भारत से पंगा ले रहा है उसकी हालत खराब होती जा रही है। कहा है कि मौजूदा हालात में राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल है। वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। जब तक राजनीतिक दल आम सहमति तक नहीं पहुंचते, वो काम नहीं कर पाएंगे। आर्मी चीफ जनरल जमान ने यूनुस सरकार को वार्निंग दी है कि बांग्लादेश में आम चुनाव दिसंबर से आगे टलने नहीं चाहिए। अंतरिम सरकार को बांग्लादेश के संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसला लेने का संवैधानिक हक है ही नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों में सेना को नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
या फैसले ले रहे हैं जैसे तानाशाह। यूनुस कैसे विवादास्पद फैसले ले रहे हैं उसके कुछ उदाहरण आपको बताता हूं। पहले मोहम्मद यूनुस ने अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया। फिर बांग्लादेश के घोषित आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया, जिससे बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ गया। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार ने भी यूनुस की नीयत पर सवाल खड़े किए। फिर भारत विरोधी नीति और चीन का सपोर्ट करके मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की राष्ट्रीय नीति बदल दी। बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर रखाइन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी, जिसे आर्मी चीफ ने खूनी कॉरिडोर करार दिया था। सेना से पूछे बिना चटगांव पोर्ट का मैनेजमेंट दुबई की एक कंपनी को सौंप दिया गया। इतना तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सेना में भी अपनी दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस आर्मी चीफ जमान के विरोधी और पाकिस्तान समर्थक जनरल फैजुर रहमान की फील्डिंग कर रहा था और जनरल जमान को सेना प्रमुख के पद से हटाना चाहता था। मोहम्मद यूनुस की साजिश की खबर बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल जमान को लग गई। इसके बाद जनरल जमान ने देश की संप्रभुता को हथियार बनाकर मोहम्मद यूनुस को ही अल्टीमेटम दे दिया कि अच्छा तुम मेरी कुर्सी खाओगे, मैं तुम्हारी खाता हूं। उसको कह दिया कि सुधर जाओ वरना कुर्सी से उतार दिए जाओगे। सरकार में सलाहकारों की संख्या कम की जाए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए खलीलुर रहमान को तत्काल हटाया जाए और दिसंबर तक आम चुनाव की योजना पेश की जाए। दरअसल शेख हसीना पंथ दोनों जगह हावी और दोनों भारत से पंगा ले रहे हैं, दोनों की ठुकाई चल रही। तो यह हाल हो रखा है पाकिस्तान का भी, बांग्लादेश का भी। और मुझे लगता है कि भारत से जो भी हिसाब किताब टेढ़ा करने का प्रयास करता है उसको समझ में आ जाना चाहिए कि यह नया भारत जो है ना वो कायदे से समझा।